आज तक ये इलेक्शन एक्सप्रेस इस वक्त वाराणसी में है। राहुल कंवल ने बनारस का लिया है जायजा कि कैसे वाराणसी में घुला हुआ है इस समय मोदी रस। आज तक की इलेक्शन एक्सप्रेस इस वक्त लंका चौक के बाहर है। यह है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का वो द्वार जहां पर अब से थोड़ी ही देर में नरेंद्र मोदी का काफिला बनारस में बीजेपी के दफ्तर की तरफ बढ़ने वाला है। यहां पर कुछ बीजेपी के और नरेंद्र मोदी के समर्थक हमारे साथ हैं। सर, आप ही से शुरू करते हैं। लगातार मैं देख रहा हूं सड़कों पे आप लाउडस्पीकर लेके निकले हुए हैं। क्या नाम है आपका और आप मोदी के इतने बड़े समर्थक क्यों हैं? मैं पंडित हरि मोहन पांडे, मजदूर नेता इलाहाबाद से हूँ। किसानों मजदूरों के दिल में मोदी के प्रति इतना बड़ा उत्साह है क्योंकि पूरे देश की जनता भ्रष्टाचार, महंगाई और गैर जिम्मेदाराना कार्यों से त्रस्त है। जनता परिवर्तन चाहती है। नरेंद्र मोदी उस परिवर्तन के सूत्रधार हैं। इसलिए कुछ कविताएं भी लिखी हैं? हाँ, कविता लिखता हूँ। मिली स्वतंत्रता रक्त बहाकर, बड़े बड़े बलिदानों से, देशवासियों इसे बचाना बेईमानों शैतानों से। मोदी जी अब आए हैं, ये नया सवेरा लाए हैं। जन जन में मोदी की कीरत फिर से अब तो आई है। बनारस काशी जनता अब तो सड़क पे चल के आई है। मोदी को पीएम है बनाना, सबके दिल में छाई है। गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदले, जालिम का जमाना बदलेगा, जालिम का जमाना। शायराना अंदाज है आपका। जनाब, आप बताइए, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं और क्यों ये मोदी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, हम दुर्ग छत्तीसगढ़ से आए हैं। हमारा नाम हाजी मोहम्मद कासिम अली है। हम ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी के काफिले की तस्वीरें हैं। नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर लंका गेट पर लैंड कर चुका है और यहाँ से नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर जाएंगे। ये बीएचयू का वो गेट है जहाँ से ये काफिला गुजरना है और नरेंद्र मोदी को यहाँ से बीजेपी दफ्तर की तरफ जाना है। तो नरेंद्र मोदी आज बनारस में हैं। बनारस में जगह जगह चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था है। रोहनिया में अब से कुछ देर पहले नरेंद्र मोदी की रैली हुई है, लेकिन अब इस वक्त नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंच रहे हैं अपने दफ्तर। ये वो हेलीकॉप्टर है जो तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की हम आपको दिखा रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर लैंड किया है। नरेंद्र मोदी इसी हेलीकॉप्टर से यहाँ पर पहुँचे हैं और इसके बाद अब बीजेपी के दफ्तर जाएंगे। हालांकि इसी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की इसी गेट पर आज बीजेपी के 3 बड़े नेताओं का धरना हुआ है और इसी हेलीकॉप्टर से नरेंद्र मोदी यहाँ पर उतरे हैं और अब यहाँ से बीजेपी दफ्तर की तरफ रवाना होंगे नरेंद्र मोदी। ये वो हेलीकॉप्टर है जो लेकर बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और वाराणसी से चुनाव लड़ रहे नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह, जोश है। आखिरी चरण का ये मतदान 12 तारीख को वोट डाले जाएंगे। वाराणसी में बीजेपी समर्थकों की, बीजेपी कार्यकर्ताओं की ज़बरदस्त भीड़ है। नरेंद्र मोदी का ये इंतज़ार यहाँ पर है। हालांकि बेनियाबाग इलाके में नरेंद्र मोदी की रैली के कार्यक्रम को सुरक्षा कारणों से अनुमति नहीं दी गई थी। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता पुण्य प्रसून वाजपेयी यहीं पर मौजूद हैं। प्रसून, क्या कुछ हलचल, क्या गतिविधियां और नरेंद्र मोदी का किस बेसब्री से यहाँ इंतजार, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है वहाँ पर प्रसून? देखिए, हलचल और गतिविधि तो नहीं, हम कहेंगे दस्तक। दरअसल नरेंद्र मोदी ने बीएचयू में अपनी दस्तक दे दी है। हेलीकॉप्टर नीचे आ चुका है और एक पूरा घेरा बनाया है पुलिस ने यहाँ पर जो मौजूद है, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो आरएएफ हो, सब ने मौजूदगी। 3 घेरे एक लिहाज से आप कह सकते हैं सिक्योरिटी के लिहाज से बनाए गए हैं। लेकिन पहला घेरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों का हुजूम देखिए धीरे धीरे एक ऐसी शक्ल ले रहा है जैसे लगता है कि दरअसल वही एक गोलंबर चौक के तौर पर मौजूद हो। आरएएफ ने चारों तरफ अपनी घेराबंदी की है जिसके बीच से नरेंद्र मोदी गुजर चुके हैं। लोगों के जहन में याद आ सकता है जिस दिन पर्चा भरा गया था उस दिन कितनी भीड़ थी, आज कितनी भीड़ है। लोगों के जहन में याद आ सकता है वो पहली दस्तक थी, आज दूसरी दस्तक है नरेंद्र मोदी की।
उस दिन वो पर्चा भरने आए थे, तब जिस तरीके का हुजूम उमड़ा था उसने दरअसल हर किसी को बेचैन कर दिया था। और सवाल उठा था कि देश की 117 सीटों पर वोटिंग हो रही थी लेकिन दिखाया बनारस जा रहा था, और वो वक्त जो था दिन का था, लेकिन अब शाम ढल रही है। ये एक अपना बड़ा सुकून है बनारस का। बनारस की सुबह जरूर जानी जाती है, लेकिन बनारस की शाम के साथ किस्सा गोई शुरू होती है और किस्सा गोई के साथ चर्चाएं शुरू होती हैं। लेकिन संयोग ऐसा है कि इस पूरी भीड़ में एक हवा में नारे तैर रहे हैं जिसमें मोदी का नाम लिया जा रहा है। हर हर मोदी हो, घर घर मोदी हो, सुबह मोदी शाम मोदी, बनारस तेरे नाम मोदी, यह भी गीत गाए जा रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि दरअसल नरेंद्र मोदी यहां से सिर्फ एक उम्मीदवार बन नहीं है। नरेंद्र मोदी बीजेपी के छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसे ऑक्सीजन के तौर पर अब काम करने लगे हैं जहां पर उसका उत्साह उल्लास बढ़ जाता है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण होता है जब उसका कार्यकर्ता उत्साह उल्लास के साथ इस तरीके से जमा हो जाए। बीजेपी बीते 10 बरस से सोई हुई थी, कोई नहीं निकलता था। 2009 हमने देखा था, मुरली मनोहर जोशी 3 गाड़ियों में गए थे पर्चा भरने के लिए। इन सड़कों पर जो लंका की सड़कें आज आप देख रहे हैं जहां पर लोगों का जमावड़ा है, आप यहां पर तकरीबन 1 महीने पहले आए होते तो यहां जाम मिलता। यहां पर नया डीएम आया, उसने स्थिति ऐसी बनाई जिससे लोगों की आवाजाही शुरू हो जाए। उसके बाद आगे बढ़िए, राजनीतिक तौर पर एक तरह की सक्रियता बढ़ी। उस राजनीतिक सक्रियता में बीजेपी को एक नेता मिल गया। बीजेपी को नेता मिला तो कहीं ना कहीं उसे देश का नेता बनाया जाए, इस दिशा में बीजेपी अग्रसर हो गई। और हर वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं बीजेपी के भीतर है या बीजेपी जहां से निकली है, वो संघ परिवार, हम बता दें इसमें बहुत बड़ी भूमिका आरएसएस की है। आरएसएस ने जो पूरा अपना ढांचा बनाया है उसमें हर जगह आरएसएस के स्वयंसेवक मौजूद हैं। वो स्वयंसेवक यहाँ सड़क पर भी हैं और वो स्वयंसेवक बीएचयू के भीतर भी हैं। प्रोफेसरों की पूरी लौट है जो आरएसएस की शाखाओं में जाती है। अपने तरीके से जहां जहां जिस जिस रूप में आप जाइएगा, चूंकि बीएचयू की पहचान हॉस्टल भी है, जहां पे सबसे ज्यादा संख्या में हिंदुस्तान में लोग हॉस्टल में रहते हैं, उन हॉस्टल की दीवारों पे पोस्टर चस्पा है, स्टिकर चस्पा है। वार्डन आता है, स्टिकर निकाल देता है, लेकिन फिर उत्साह और उल्लास के साथ दोबारा स्टिकर को चस्पा कर दिया जाता है। तो ये एक राजनीतिक माहौल है और इस राजनीतिक माहौल के बीच में ये जो लोगों का जमावड़ा हम देखते हैं, तो इसका मतलब है कि एक राजनीतिक सक्रियता जागी ऐसे वक्त में जब लोग राजनीति से घृणा करने लगे थे, नेताओं के प्रति आक्रोश था। लेकिन नजारा बदल रहा है और अब चंद मिनट के बाद हम सहित बता दें, वो कारवां बस आने वाला है, क्योंकि आगे का रेला जो बीजेपी के उसका जो स्कूटर पे तैनात था वो धीरे धीरे निकल रहा है। साइकिल को देखिए, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से निकल रही हैं चीजें। और अब मेरे ख्याल से मैक्सिमम 3, 4, 5 मिनट के भीतर आप देखिएगा हॉर्न भी बजने लगा है। सीआरपीएफ की 2 बटालियन यहाँ पे आई जो तैनात हुई, आरएएफ पहले से मौजूद थी, और इन सब के बीच जो बनारस का अपना पुलिस प्रशासन मौजूद है उसने घेरा बनाया है। इस जो मालवीय साहब की जो प्रतिमा है उसके इर्द गिर्द उसने अपना घेरा बनाया है, बहुत मौजूद है। पहली दस्तक हुई थी तो माल्यार्पण हुआ था, अब दूसरी दस्तक हुई है तो यहाँ से वो गुजर जाएंगे। कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि फिर से एक बार माल्यार्पण कर लिया जाए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो इस चौक का महत्व सुबह 8 बजे से ही नजर आने लगा जब धरना शुरू हुआ, धरने के जरिए राजनीतिक विस्तार। जी सहित प्रसून, 2 सवाल आपके लिए। एक तो आज पूरे दिन जो धरना हुआ, 3 बड़े नेता बैठे, मोदी की रैली हुई, जो भाषण हुआ, उस पर किस्सा गोई जो है वो शाम को देखने को मिलेगी, शाम ढलने के बाद बनारस में, या जिसका जिक्र दूसरी दस्तक का आप कर रहे हैं, जरा वो समझाइए कि ये जो दस्तक है, ये दस्तक है क्या? ये दस्तक कांग्रेस के लिए है, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के लिए है, या इस दस्तक को हम समझे कैसे? देखिए, बनारस कभी राजनीति का ऐसा केंद्र नहीं रहा जिसके जरिए कहा जाए कि वो उसकी हवा पूरे उत्तर प्रदेश में छा गई हो या पूर्वांचल में छा गई हो। बनारस की पहचान सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर रही है, इसीलिए कहा जाता है ये शहर आज का नहीं है। तुलसीदास तक ने इसका जिक्र किया, और यही वो वजह है पूरी। गालिब हो, कबीर हो, भारतेंदु हो, हर ने अपने अपने तरीके से बनारस को समझा बूझा। लेकिन राजनीतिक तौर पे आपको चीजें नजर नहीं आएंगी कि बनारस की वो पहचान थी। लेकिन पहली बार अगर उसमें छोंक लगा, और ये भी हम बता दें, अयोध्या के दौर में भी जिस समय अयोध्या आंदोलन चल रहा था, बनारस केंद्र नहीं था, गोरखपुर को केंद्र बनाया था आरएसएस ने, बनारस को कतई केंद्र नहीं बनाया था। अब अगर बनारस केंद्र बना है तो ये एक नई तरीके की
वोट बैंक भी पॉलिटिक्स हो सकती है और उस पूर्वांचल के क्षेत्र में बीजेपी की अपनी राजनीतिक दस्तक देने का एक बड़ा प्रयास है ये, क्योंकि इस पूरे इलाके से बीजेपी गायब हो गई। वह बीजेपी जो मानती रही, समझती रही कि यहाँ पर हिंदुत्व की लहर, वो बीजेपी समझती रही यहाँ पे भगवा लहराएगा, वो बीजेपी समझती रही जहाँ पे संघ का एजेंडा चलता है, चाहे वह गौ रक्षा की बात हो या गंगा की बात हो। अब देखिए हम दिखा रहे हैं आपको, काफिला निकल के आ रहा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भीतर से। कैमरा हमारा उसी दिशा में जा रहा है। पहला रास्ता बन रहा है, जो शुरुआती दौर में जो लोकल यहाँ के नेता हैं उनकी मौजूदगी है। 3 गाड़ियां आप देख रहे हैं, वो एक रास्ता बनाएंगे, यानी इसका मतलब है कि अभी 5 मिनट थोड़ा सा वक्त है, इंतजार हो रहा है। इन 3 गाड़ियों में मौजूद यहाँ के लोग हैं। जो बाहर से आए हुए लोगों का मतलब यह है, चाहे वो अरुण जेटली हो या अमित शाह हो, वह पीछे साथ में होंगे, लेकिन और लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी साथ में उनके निकलेंगे यहाँ से। यहाँ की रवानगी पहली बार इसलिए महत्वपूर्ण हो चली है क्योंकि इस पूरे इलाके के केंद्र में बनारस बन गया और देश के केंद्र में नरेंद्र मोदी बन गए। तो नरेंद्र मोदी के जरिए क्या बीजेपी राजनीति का अलख जगा सकती है, ये प्रयोग इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि बनारस को बिहार भी अपना ही मानता है। यहाँ से पूर्वांचल की जो हवा बहती है उसमें आप चले जाइएगा तो बक्सर, आरा, बीटा, पटना तक लोग सोचते हैं कि अपना ही इलाका है। तो बनारस को लेकर एक मिजाज जो शहर में शुरू होता है वो लगभग यहाँ की 54 लोकसभा सीट को घेर लेता है। 33 सीट यहाँ की, 16 सीट बिहार की और 4 सीट ऐसी है जो कि मान के चलती है कि ये अपने ही हिस्से में आता है। तो वो केंद्र अब हल्ला हंगामा इसलिए यहाँ पर लगातार बहुत तेजी से गूंज रहा है क्योंकि पुलिस चाहती है वो रास्ता बना रहे। लोग हाथों में फूल लिए हुए हैं, नारे लगा रहे हैं, बीजेपी के झंडे बड़े बड़े लहरा रहे हैं, हर के सर पे टोपी बहुत सिलसिलेवार तरीके से बांटी गई जिससे कि नजर आए कि हर कोई बीजेपी का है और बीजेपी के लोग हैं। और इन सब के बीच जी जो दृश्य है वो दृश्य इस मामले में बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये राजनीतिक तौर पर आम लोगों की सक्रियता की निशानी है। शहर की रुचि हो या नहीं हो, लेकिन जब राजनीति कोई अनूठा प्रयोग कर रही हो, नरेंद्र मोदी को क्या उस अनूठे प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है? नरेंद्र मोदी को क्या मनमोहन सरकार की दौर में जो कुछ इस देश ने देखा समझा उसके विकल्प के तौर पर देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, या दूर की गोटी। लेकिन एक सवाल तो है, एक विकल्प लोगों को चाहिए, एक परिवर्तन की हवा चाहिए। उस हवा में एक प्रत्याशी नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री सबसे आगे आकर खड़े हो गए हैं। और ये जो जानकारी आ रही है उसमें चौपर से नीचे आ गए हैं। 6 गाड़ियां निकलेंगी, जो जानकारी आई थी 6 गाड़ियां निकलेंगी। 15 गाड़ियों का काफिला सिकरा तक जाएगा जहां पर बीजेपी का हेडक्वार्टर है। और जो संबोधित करने की बात थी कि 150 कार्यकर्ताओं को जो संबोधित होना है वो सब कुछ उधर ही होगा। लेकिन जिस मिजाज की बात आप बनारस की कर रहे थे, बनारस में जितने भी चुनाव हुए आज से पहले, चाहे वो इमरजेंसी के बाद 1977 में जनता पार्टी के दौर की बात हो, उस पीरियड में भी बनारस उस रूप में कभी जागृत हुआ नहीं। एक चीज और हम बता दें, जो टेलीविजन के दर्शक है, बनारस कभी भी टेलीविजन की बहस को देखकर बहस नहीं करता है। बनारस अखबारों में छपी खबरों के बाद उसको बाद जो बहस करता है वो बहस आने वाले वक्त में राजनीतिक नारे के तौर पर तब्दील हो जाती है। अभी हमारे साथ लॉ फैकल्टी के चंद छात्र थे जो जानकारी दे रहे थे कि दरअसल पप्पू की चाय की दुकान जो है वहीं से अयोध्या का नारा निकला था, बच्चा बच्चा राम का। बनारस में नरेंद्र मोदी हैं, बीएचयू से बाहर निकल रहा है नरेंद्र मोदी का काफिला और वहीं पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी। प्रसून, इस वक्त क्या चल रहा है? और 2 चीजें और यहां पर जो खबर आ रही है, धारा 144 लगी है, जबरदस्त भीड़ है, क्या इसका कोई असर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर, मोदी के इस काफिले पर पड़ सकता है? प्रसून, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीएचयू के गेट की, जहां से नरेंद्र मोदी का काफिला निकलने वाला है, गुजरने वाला है। प्रसून, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। जी जी, बताइए प्रसून, इस वक्त क्या कुछ वहां पर चल रहा है, कितना और इंतजार?
देखिए, बनारस की जो संस्कृति है उसमें किसे पता था सबसे पहले बम निरोधक दस्ता की गाड़ी निकल आएगी। बनारस की पहचान ये नहीं रही। बनारस में एक धमाका जरूर हुआ था, लेकिन सबसे पहले हिंदू मुस्लिम एक साथ निकल कर आए थे। यही है गंगा जमुना संस्कृति बनारस की। और उस संस्कृति के बीच में राजनीतिक छौंक लगा है पहली बार। इस राजनीतिक छौंक के कई चेहरे हो सकते हैं, बीजेपी हो, बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई कह लीजिए, जीते कोई, लेकिन बनारस से नहीं जीत सकता है कोई भी, क्योंकि बनारस अपने आप में अपने तरीके से जीता है। और बनारस सिर्फ शहर के हिसाब से नहीं चलता है। बनारस की पहचान, बनारस की जड़ें उन गांवों में भी है जहां पर कुछ देर पहले रोहनिया के इलाके से आए हैं नरेंद्र मोदी भाषण देकर। और ये हम आपको बता दें, दो ही इलाके, रोहनिया और सेवापुरी, इन दोनों इलाके की पूरी अर्थव्यवस्था खेती पर टिकी हुई है। लेकिन संयोग ऐसा है, पूरे उत्तर प्रदेश में बनारस की ही वो खेती की जमीन है जहां पर नमक ज्यादा है, खारापन है। बनारस वो जगह है जहां पर गंगा का पानी घर नहीं ले जाया जाता है। गंगा का पानी पूजा के लिए हर जगह ले जाया, लेकिन बनारस का पानी नहीं ले जाया जाता है। हम जहां पर खड़े हैं, यहां से मैं 4 किलोमीटर की दूरी पर मणिकर्णिका घाट है। मणिकर्णिका घाट मुक्ति का द्वार कहा जाता है। जो वहां पर जल गया वो मान लिया जाता है मुक्त हो गया। दूसरी तरफ ये एक नई राजनीति दस्तक दे रही है जो इस देश में भ्रष्ट राजनीति को, क्या जिसका जिक्र बार बार नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, बीजेपी पार्लियामेंट के भीतर सवाल उठाती रही, कितना भ्रष्टाचार है, लगातार घोटाले, और नारों में बदल गया। 2G के बाद जीजाजी तक का जिक्र नरेंद्र मोदी ने ही किया। इसलिए यह सवाल अब खड़ा हो रहा है कि क्या इस देश की राजनीति को एक नई दिशा मिल पाएगी? क्या वाकई ये राजनीति जो बनारस से निकल रही है उसमें बनारस के मिजाज का जरा भी छौंक होगा क्या? क्योंकि बनारस के लोगों में जो सरलता है, बनारस के लोगों के जो अपने अनुभव हैं, बनारस के लोगों में जो आपस में अपनत्वता है, बनारस के जो अपनी जरूरतों से जुड़े हुए सरोकार हैं, उसको आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं, पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ हैं, उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन बनारस कभी ऐसा रहा नहीं। एक सवाल इसलिए पूरे देश में आया और बनारस के लोगों को भी बेचैन कर गया, वो कौन सी परिस्थिति थी जिसमें बनारस के लोग एक दूसरे पर अटैक करने लगे राजनीतिक दलों के झंडे और नारे लगाते हुए? ये इस बनारस ने देख लिया इस दौर में, इसलिए बनारस बेचैन हुआ। और बनारस के भीतर ये सवाल उठा कि अगर ये बनारस की संस्कृति नहीं है तो ऐसी राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद चीजें सचेत हुई, इसलिए आज सुबह से जब धरना दिया गया, बहुत शांत तरीके से धरना दिया गया। चुपचाप आकर अमित शाह भी बैठे, अरुण जेटली भी बैठे, दोनों समझ गए थे बनारस में लोग हर चीज को बहुत बारीकी से देखते हैं, समझते हैं, परखते हैं और फिर आगे चर्चा के जरिए आगे बढ़ा देते हैं। बनारस का व्यक्ति घर घर जाके प्रचार करने में भरोसा नहीं करता है। बनारस का व्यक्ति किसी भी रूप में एक संवाद बनाता है। इसलिए आप देखेंगे, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हों या आम आदमी पार्टी के, सारे कार्यकर्ता जो पूरे बनारस में घूम रहे हैं बनारसी नहीं हैं, बाहर से आए हुए हैं, जो हाथों में पंफलेट लेके बांट रहे हैं, टोपियां लेके बांट रहे हैं। और बनारस के लोगों को जो जोड़ा गया है वो बनारसी शख्स कहेगा किसी भी गली के मुहाने पर खड़े होकर, आप इस गली में जाइए, कोई दिक्कत हो तो हमें बता दीजिएगा। ये संवाद है बनारस का। इसको हम सुबह से परख रहे हैं कि किस रूप में बनारस के लोग इस राजनीति में महसूस करते हैं। इसीलिए इस राजनीति को कौन कितना समझेगा। अमित शाह गुजरात से आए, अरुण जेटली दिल्ली से आए, केजरीवाल भी दिल्ली से आए, योगेंद्र यादव हरियाणा से दिल्ली होते हुए यहाँ पहुंचे, आशुतोष पत्रकारिता छोड़ के पहुंचे, लेकिन बनारस की गलियों में घूमिए तो बनारस इस मुख्य चौराहे सड़क से नहीं होती है, बल्कि इसके समानांतर बड़ी पतली पतली और सकरी सकरी गलियां हैं। बनारस वहां जीता है। इसलिए इन नारों पर ध्यान दीजिए, हर हर और घर घर मोदी नारे लग रहे हैं। इसको जरा सुनने की कोशिश कीजिए, तब हम बताते हैं कि दरअसल ये सवाल बनारस से ही खड़ा हुआ था सबसे पहले कि हर हर महादेव हो सकता है, हर मोदी नहीं हो सकता है। ये इसलिए बात आई थी क्योंकि महादेव की नगरी में, आज की बात नहीं है, पुरातन काल की बात है, महादेव की नगरी में जब हर हर महादेव के नारे लगा करते थे, तब इस बात का जिक्र होता था, उसको गंगा से जोड़ा गया था। हर हर गंगे के साथ हर हर महादेव की बात होती थी, उसमें कहाँ कोई नेता फिट बैठता है। लेकिन देखिए, हल्ले हंगामे के बीच बार बार इसकी आहट होती है कि कोई आ रहा है। एक चीज और हम बता दें, इस देश की त्रासदी को जरा समझ लीजिए। ये BHU का गेट जरूर है, लेकिन दरअसल BHU में घुसते ही एक अस्पताल भी आता है। अस्पताल में मरीजों की बड़ी तादाद होती है और इस अस्पताल में
मरने वाले भी कम नहीं होते और यहीं से शव निकलता और सीधे मणिकर्णिका घाट चला जाता है। उनकी भी आवाजाही लगातार होती है, लेकिन किसे पता था राजनीति प्रचार राजनीतिक तंत्र के आगे अस्पताल भी निरी हो जाएंगे और जो लेकर निकलते हैं अपने शवों को उन्हें भी रुकना पड़ेगा। सबों को रोका गया है वहां पर, अब वहां से आप नहीं निकल सकते हैं। व्यवस्था की जा रही है कि कुछ और दूसरे गेट बनाए जाएं, लेकिन ये सब भविष्य के गर्त में है कि एक गेट दूसरी तरफ खुलेगा जब अस्पताल का गेट होगा। और ये भी हम बता दें कि ये BHU है और हम जहां पर खड़े हैं दोनों के बीच का अंतर जो होगा वो तकरीबन 500 मीटर आप मान सकते हैं, ये 500 मीटर की दूरी है। और हम जहां खड़े हैं वहां पर नीचे तमाम मेडिकल शॉप्स हैं, तमाम वो दुकानें हैं जो कि शमशान का सामान बेचती हैं। सोचिए जरा हम कैसी जगह पे खड़े हैं, किस स्थिति में बनारस अपने आप को पाता और समझता है। नीचे कफन का टुकड़ा भी मिलता है यहीं पे दवाई भी मिलती है, यहीं पर अस्पताल भी है, यहीं पे BHU भी है, यहीं पे मालवीय जी भी हैं। वो मालवीय जी जो कांग्रेस के अधिवेशन में शरीक हुए थे और BHU की परिकल्पना की थी, उस मालवीय जी की मूर्ति पर नरेंद्र मोदी प्रचारक के तौर पर संघ से निकले और वहां से निकल के उन्होंने माल्यार्पण किया। ये है इस देश का मिजाज। इस देश का मिजाज कभी एक धारा में नहीं बहता है। इस देश का ये मिजाज कहता है आप राजनीति कीजिए और लोकतंत्र के महापर्व को मना लीजिए, लेकिन इस तरीके से घृणा पैदा आपस में मत कीजिए कि ऐसा लगने लगे कि जैसे युद्ध हो रहा है। इसीलिए शायद ये युद्ध स्थल नहीं होता है, लोकतंत्र और महापर्व को जीने की बात होती है। नरेंद्र मोदी ने उसमें दस्तक दी है। इसीलिए बनारस के अखबारों में हमने पढ़ा, यहाँ के जो संपादकीय जो बिल्कुल लोकल अखबार थे, पहुंचने के बाद जब हमने यहाँ के संपादकीय पढ़ा तो उसमें यह बहस थी नीच राजनीति और नीच जाति की। ये संपादकीय में बहस थी, लोग चर्चा कर रहे थे कि बनारस का ये मिजाज नहीं है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं BHU के गेट की बाहर की तस्वीरें जहां पर इंतजार नरेंद्र मोदी का हो रहा है, और दूसरी तरफ आज तक की वो इलेक्शन एक्सप्रेस देश भर में घूमने के बाद अब बनारस पहुंची है और चुनाव की हर खबर आप तक पहुंचा रही है। तो बनारस एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल जहां पर घंटे, शंख, फूल की खुशबू से महकता और गूंजता हुआ ये शहर है, लेकिन बौद्ध, कबीरपंथी, रविदासी तीर्थ भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। मुसलमानों का भी एक बड़ा समुदाय जो एक वर्ग है यहाँ पर रहता है और कम से कम 2.5 लाख से ज़्यादा की आबादी उनकी है यहाँ पर। बिस्मिल्लाह खान की शहनाई बनारस के घाटों पर गूंजती रही है, तो गिरिजा देवी भी यहीं पर रहती थी। राजनीतिक रूप से अगर देखें तो बनारस समाजवादी नेताओं जयप्रकाश नारायण, राजनारायण की कर्मस्थली रहा है, और आज़ादी के बाद पूर्वांचल में वामपंथ आंदोलन भी यहाँ पर उभरा था, तेज़ी से उभरा था, और उसकी राजधानी ये कहा जाता है कि बनारस ही रही है। और सरजू पांडे जैसे वामपंथी नेताओं का ज़्यादातर समय जो है वो बनारस और पूर्वांचल के लोगों से संवाद, बातचीत और उनमें अपनी राजनीतिक सोच की जागृति पैदा करने में ही बीतता रहा है। 70 के दशक का अगर जिक्र करें तो प्रसिद्ध ब्राह्मणवादी चेहरे कमलापति त्रिपाठी का भी ये गृह नगर रहा है। हम तुरंत लौटते हैं और वापस दोबारा आपको लिए चलेंगे। तो इस वक्त हम आपको सीधे वाराणसी लिए चलते हैं। लंका गेट बनारस से हिंदू विश्वविद्यालय के बाहर से नरेंद्र मोदी का काफिला निकलने वाला है, यानी कि वो अंदर है इस वक्त। पुण्य प्रसून वाजपेयी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ वहीं से मौजूद हैं। अगर राजनीतिक तौर पर प्रसून हम देखें तो गैर भाजपाई शक्तियां यहां नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं, और अगर उसका अर्थ हम समझने की कोशिश करें तो वो गैर भाजपाई अर्थ बनारस में क्या हो सकता है आज के राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए। देखिए, बनारस में जो माहौल है और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को लेकर बीजेपी ने अपने आप को नरेंद्र मोदी में आत्मसात कर दिया है, उसके मतलब अब बहुत साफ हैं। इस राजनीति में नायक नहीं थे, इस नायक में राजनीतिक दलों के पास कोई नेता नहीं था, इस देश के पास कोई स्टेट्समैन नहीं है, इस देश में राजनीति ने हर चीज को हड़प लिया है। इस देश में राजनीति
इतनी भ्रष्ट हो गई इस दौर में आते आते कि राजनीति से लोग घृणा तक करने लगे। देखिए चुनाव का प्रतिशत पिछले चुनाव में गिरता चला गया, 45% पर आकर टिक गया। फिर ऐसी कौन सी बात है कि इस बार ये 60% के ऊपर जा रहा है, कहीं 80% तक जा रहा है। इसका मतलब बहुत साफ है, एक सक्रियता आई है। और ये राजनीतिक सक्रियता जब भी होती है, राजनीतिक दलों की अपनी सक्रियता से जुड़ी होती है और राजनीतिक दलों की सक्रियता उसके नेता से जुड़े होते हैं। नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ी आस है बीजेपी के लिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी देश के लिए आस किस रूप में बनेंगे, इसके लिए हमें 16 मई का इंतजार करना पड़ेगा। सवाल देखिए इसलिए अबूझ है, आज हम बीएचयू के सामने खड़े हैं। बीएचयू एक ऐसी जगह है जहां पे 24 घंटे बिजली रहती है। नरेंद्र मोदी इस द्वार से निकलते हैं। अगर नरेंद्र मोदी हर भाषण में जिक्र करते हैं 18 से 28 वर्ष के युवाओं का, उनके दर्द का जिक्र करते हैं, तो कभी वो उल्टी तरफ चित्तूपुर द्वार जो है वहां पर चले जाते हैं। उस तरफ बड़ी तादाद में छात्र रहते हैं, लेकिन वहां सिर्फ 4 घंटे बिजली आती है। और इस बात का जिक्र होता है कि दरअसल बीएचयू तो उत्तम प्रदेश है, लेकिन बाहर निकलिए तो वहां उत्तर प्रदेश है। इसके मतलब क्या है? इसके मतलब ये है कि सीढ़ी दर सीढ़ी जहां जहां चलिएगा इस देश में हर जगह त्रासदी है, हर जगह विसंगति है। राजनीति ने कभी उसे पाटा नहीं है, राजनीति ने उसका लाभ उठाया है। इसीलिए मुश्किल ये आ गई है कि बनारस का लाभ अगर राजनीति उठा रही है तो बनारस का मिजाज सचेत भी करता है, आप लाभ मत उठाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रसून, दोबारा हम आपके पास आएंगे। पुण्य प्रसून वाजपेयी लंका गेट से, रविदास चौक से अमिताभ सिन्हा और बीजेपी दफ्तर वाराणसी से हमारी संवाददाता श्वेता सिंह हमारे साथ बनी हुई हैं और तीनों से हम करेंगे बातचीत। बस अब से कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी भी बीएचयू से बाहर निकलने ही वाले हैं।